ईबीएस दिखा दीजिए, मतलब उतना डिटेल में ठीक है। नहीं जाने की जरूरत, क्योंकि वीडियो वैसे हमने देख लिया है। तो जो मेन मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं वो आप बता दीजिए, फिर हम साथ साथ अपने क्वेश्चंस पुट करते जाएंगे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं एक सैंपल ईबीएस और वो दिखा देता हूँ अपार कि भरना कैसे है। ठीक है, कोई स्टडी लीव वगैरह पे तो नहीं है इसमें बीच में? सर मेरा एक है, मेरा मैटरनिटी लीव का था सर, अच्छा कोई बात 6 नहीं, मैं वो भी मंथ्स बता का। देता हूँ कि वो बीच में उसको ऐसे। देखो सबसे पहले तो आपके पास एक कवरिंग लेटर आप बनाएंगे इस तरह का। ठीक है ओके सर। ये मैं आप ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है जी सर। तो उसको स्टिल करके देख सकते हैं आप कि एक सबसे पहले कवरिंग लेटर जाएगा ये। इस कवरिंग लेटर में आप बताएंगे कि ये एनक्लोजर्स हम लगा रहे हैं। ओके। एक एनक्लोजर क्या लगेंगे, सबसे पहले ऑप्शन फॉर्म लगेगा, फिर पीपीएस फॉर्म लगेगा असेसमेंट पीरियड का, फिर अपार लगेंगी ये जितने भी उस असेसमेंट पीरियड के अंदर जितने एकेडमिक ईयर्स आ रहे हैं कंप्लीटेड, वो उसका अपार लगा लीजिए आप। ठीक है तो उसके बाद आप एक ऑप्शन फॉर्म साथ में नीचे लगाएंगे, ऑप्शन फॉर्म। ठीक है जी, इस तरह का ये ऑप्शन फॉर्म आप प्रमोशन का लगा देंगे, स्टेज 1 से स्टेज 2, स्टेज 2 से स्टेज 3, जो भी है। ठीक है जी, ये ऑप्शन फॉर्म होता है। फिर एक देखिए, अगर पीबीएएस जो है वो ये पीबीएस है ना, पीबीएस इज फॉर दी, सबसे बड़ी बात है असेसमेंट पीरियड के लिए होता है पीबीएस। असेसमेंट पीरियड का पीबीएस जो है, देखिए मेरी असेसमेंट पीरियड है 4 अगस्त 2007 से 14 अगस्त 2013, क्योंकि मेरा ये एडहॉक पीरियड था इसमें। और मेरी एलिजिबिलिटी बनी जो, वो बनी 15 अगस्त से। तो मेरा असेसमेंट पीरियड 14 को खत्म होगा और 15 से मेरी एलिजिबिलिटी बनती है। तो इसका मतलब अगर आपका, मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी 21 फरवरी को, ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट की हम जब परमानेंट की होती है उसकी बात करते हैं। अगर आपका प्रमोशन हो चुका है पहला, तो फिर यहाँ पे डेट ऑफ लास्ट प्रमोशन आ जाएगी, वो प्रमोशन की डेट आ जाएगी। ठीक है जी, तो हमेशा एलिजिबिलिटी जो है वो एक दिन बाद होती है, जब पीरियड ऑफ असेसमेंट खत्म हो जाता है। सर आप बीच में क्वेश्चन लेना पसंद करेंगे या एक बार पहले दिखा दें और हम नोट कोई करते बात चलें? नहीं, बीच में क्वेश्चन ले लीजिए, कोई इशू नहीं। ओके ओके, कुछ अरुण सर, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एडहॉक था किसी दूसरे कॉलेज का, तो उसका किस तरीके से करेंगे एडहॉक का भी? एक तो बेसिक क्वेश्चन जो मैंने वीडियो नहीं देखा था, मतलब अनफॉर्चुनेटली ना, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। देखो देखो मैं और ये बताता हूँ सेकेंड आपको कि सर, हाँ बताइए। मुझे 6 साल चाहिए पहले प्रमोशन में। तो मेरा देखो अरविंदो में मैंने ज्वाइन किया था 4 दिन के लिए पहले। उसके बाद कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में मेरे ब्रेक्स जो हैं वो ब्रेक्स मैंने छोड़ दिए। ठीक है जी, इस तरह से मैंने कंप्यूटेशन कर ली, पूरे मंथ्स जो थे, राउंड पूरे मंथ्स थे वो मंथ्स ले लिए, और जो जो डेज बचे वो डेज यहाँ पे लिख लिए। इस तरह से मैंने टोटल कर लिया। ये टोटल करा तो मेरा एडहॉक एक्सपीरियंस आ गया 3 साल 6 महीने 6 दिन का आ गया सारा टोटल एक्सपीरियंस। तो अरुण सर, वो जैसे अगर 4 महीने के बाद जो गैप आ जाता है, 1 दिन का गैप ऑफिशियल, उसको छोड़ना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना, उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो ना, मेरे को जो एक्सपीरियंस के टेबल के हिसाब से जो उन्होंने लेटर दिया 13 से 11 9 का, फिर 13 से 11 से 9 का, ये मैंने एग्जैक्टली देखो ना, अभी इसमें 2 दिन का गैप हो गया, 3 दिन का सैटरडे संडे बढ़ गया, तो वो छोड़ते चले गए। ये समर सैलरी का पीरियड है। समर सैलरी का पीरियड और एनी सैलरी जो विंटर सैलरी अगर वो पे हुई है तो वो पीरियड काउंट होगा। ठीक है, तो ये देखिए कि 3 साल 6 महीने और 6 दिन जो है ये मेरे टोटल एडहॉक एक्सपीरियंस हो गया। अब मुझे 6 साल में पहला टीचिंग, मेरा पहला जो है वो प्रमोशन मिलेगा। इसका मतलब आप देखिए मुझे परमानेंट से मुझे कितना पीरियड लेना पड़ेगा। परमानेंट से मुझे लेना पड़ेगा 24 दिन, 5 महीने और 2 साल। कैसे, ये मैंने कैसे किया, देखो 6 दिन मेरे हैं, महीना बनाने के लिए मुझे 24 चाहिए, तो 24 मैंने ऐड किया 6 में, 30 हो गया। 30 मतलब 1 मंथ हो गया, तो 1 मंथ को मैंने कैरी ओवर कर लिया यहाँ पे, और यहाँ 0 डे कर दिया। 6 महीने ऑलरेडी थे, 1 महीना और आया, तो 7 महीने हो गए। 5 महीने मैंने और ऐड किए, ये 12 महीने, 1 साल हो गया, उसको 0 किया, 1 साल को मैं यहाँ ले गया। 3 और 4 1 साल,
4 ईयर, और 2 साल मैंने ऐड कर दिया। अब 2 साल 5 महीने 24 24 दिन दिन ये मेरे बन ये गए। परमानेंट इनमें की ज्वाइनिंग से ऐड हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये मैंने परमानेंट से, ये पीरियड मैंने परमानेंट से ले लिया, ठीक है। तो ये मैंने परमानेंट से लिया, तो अब मैंने 2 साल 5 महीने 24 दिन में इस 21 फरवरी से मैं काउंट करूंगा। तो देखो मैंने 2 साल ऐड किए 21 फरवरी में, तो बन गया 20 फरवरी 2013। फिर मैंने 5 महीने ऐड किए, 5 महीने ऐड किए तो वो मेरे जुलाई 2013 में आ गए। और फिर मैंने 24 दिन ऐड किए तो 14 अगस्त 2013। तो मैंने ये 14 अगस्त 2013 तक मेरे 6 साल कंप्लीट हो गए। मैंने यहाँ पर भी लिख दिया 14 अगस्त 2013। और मेरी जो एलिजिबिलिटी बनी प्रमोशन की, देखो मैं 14 अगस्त तक मैं कंप्लीट हो गए 6 साल, तो मेरी 15 अगस्त से बन गई, मतलब मुझे पहला प्रमोशन 15 अगस्त से मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से। अब रही बात कि वो एडहॉक पीरियड का, अब वो अपार कहाँ से लेंगे क्या लेंगे, उसमें मैं बात बताता हूँ आपको, ठीक है। अब ये जो है, अब यहाँ से जो एकेडमिक परफॉर्मेंस असेसमेंट जो शुरू हो रही है पार्ट बी में, B.1 तो टीचिंग का है। तो ये टीचिंग मोड आप लेक्चर, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल, क्लासरूम इंटरेक्शन जो लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए कि किस तरह से आपने पढ़ाया है। तो 7-8 में मैंने जो कोर्सेज पढ़ाए हैं या पेपर पढ़ाए हैं वो मैंने लिख दिए यहाँ पे, B.Com ऑनर्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ये पढ़ाए हैं। और मेरी ग्रेडिंग क्या है एज पर अपार, वो गुड आई है। अच्छा, वो 80% नंबर वो मैं अपार में लिखूंगा, क्योंकि ये मैं आपको PBS का सैंपल दिखा रहा हूँ। ओके। ये PBS का सैंपल है, तो मैंने सिर्फ ग्रेडिंग की है। अभी मैं आपको एक साथ के साथ एक मैं अपार भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये मेरी अपार है, ठीक है। यस सर। इस अपार में देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे ना एक कॉलम और आएगा, जो जो ग्रेडिंग बताएगा। यहाँ पर आप ग्रेडिंग गुड लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो मेरी ग्रेडिंग है ये गुड है इस पीरियड की। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, ये देखो आप यहाँ पे लेक्चर प्लस ट्यूटोरियल लिख सकते हैं 12+6 पर वीक, या एज पर टाइम टेबल लिख सकते हैं, एज पर UGC नॉर्म्स लिख सकते हैं, क्लासेस टॉट एज पर UGC नॉर्म्स लिख सकते हैं। और परसेंटेज ऑफ असाइंड क्लासेस टॉट ये मोर देन 80% रख दीजिए। इसको 90% 95% देना वो ठीक नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि फिर देन एनी प्रिंसिपल विल से कि आप अपना प्रूफ दिखाओगे हाउ यू आर सो स्पेसिफिक कि 95% लिया है, या क्योंकि उन्होंने मांगा है आपसे कि यहाँ पे पूछा है कि बता दीजिए आप 80% अबव है। तो 90% भी 80 से ऊपर होता है, 95 भी 80 से ऊपर होता है, 100% भी 80 से ऊपर होता है। तो आपने सीधा लिख दिया मोर देन 100%, 80%। और इसके बेसिस पे सर एक क्वेश्चन था मेरा यहाँ पे। एक्चुअली हमारे कॉलेज में जो हमें अपार फॉर्म सर्कुलेट हुआ है उसमें ना ये जो लास्ट वाला आपके 2 कॉलम्स हैं, लेक्चर्स वाला और परसेंटेज ऑफ असाइन क्लास वाला, वो नहीं दिया, उन्होंने ग्रेडिंग करके ही दे दिया सीधा। वो गलत है, वो प्रोफॉर्मा में मिस्टेक है जो दिया है। ये प्रोफॉर्मा जो है ये कॉलम आएगा लास्ट वाला परसेंटेज ऑफ, क्योंकि वो एक्चुअली कॉपी पेस्ट करने में ये इसका वाला चला गया आपका, देखिए यही चला गया, यही वाला चला गया। हाँ जी। एक्चुअली में क्या है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऐसा गड़बड़ हुई है कि ग्रेडिंग एज पर एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है ना, ये अपार जो है, ये आप गुड इसमें कहाँ से ले रहे हैं, देखिए ना यहाँ से ले रहे हैं। ये जो है, ये जो गुड लिया आपने, वहाँ पे 80% लिख रहे हैं आप अपार में, लेकिन जब आप PBS में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप 7-8 की सिर्फ आप गुड लिख रहे हैं। ठीक है, ये वाली ग्रेडिंग जो है, तो हम उसको मॉडिफाई कर लें हमारे हिसाब से। हाँ आप कर लीजिए, उसको कर लीजिए जी, ठीक है जी। तो ये क्लियर है जी। अपार यहाँ पे आप लिखेंगे 7-8 की, और जब PBS में लिखेंगे 7-8 की, क्योंकि वहाँ पे तो समरी आएगी ना सारी, तो वहाँ पे आपने गुड लिख दिया। इसी तरीके से आप 8-9 की अपार भरेंगे, उसमें लेक्चर ट्यूटोरियल वाला लेके गुड लिख देंगे आप। इस तरह से मेरी तो 6 अपार लग गई, ठीक है जी। 12-13 तक मैंने अपार लगा दी। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपका प्रमोशन ड्यू है सितंबर 2013 में, सितंबर 2013 में ड्यू है।
तो बोलेंगे कि भाई सितंबर में, अब जुलाई टू जून मान लीजिए आप अपार बना रहे हैं एकेडमिक ईयर, तो क्या फिर क्वेश्चन आता है कि क्या हम 13-14 की भी अपार लगाएं? देखिए 13-14 की अपार लगाना उसमें कोई क्योंकि हमें 6 अपार लगानी है, 13-14 का अपार लगाने की कोई जरूरत नहीं है फिर उसमें दैट केस, क्योंकि 30 जून 2014 को ही तो आप अपार भर पाएंगे ना उसकी, और आपका सितंबर 2013 में आपका प्रमोशन ड्यू हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सितंबर 2013 में आपका प्रमोशन अपार पे किया जाएगा, 12-13 तक की अपार के बेसिस पे किया जाएगा। तो असेसमेंट पीरियड में तो आप पूरा पीरियड ले रहे हैं अपना प्रमोशन का, लेकिन आप वो अपार जो लगा रहे हैं वो बेसिकली अपने पास्ट रिकॉर्ड की भी उसकी लगा रहे हैं, पिछले पीरियड तक की लगा रहे हैं। कई लोग लगाना, कई प्रिंसिपल इंसिस्ट कर रहे हैं तो लगा दीजिए, उसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। अगर आप वो कहते हैं नहीं 13-14 की भी लगा दो 13-14 की भी, क्या फर्क पड़ना है, एडवांटेज ही है, एक दिन एक उसका और हो जाएगा। हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन बोलती है कि 5 में से 4 अपार गुण होनी चाहिए, 6 में से 5 होनी चाहिए, 4 में से 3 होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से तो एक नंबर ऑफ अपार्स दी हुई है, तो हमें वही पीरियड लेने पड़ेंगे, लेकिन स्टिल इतने से देन यू कैन गो फॉर दैट, कोई इसमें कोई इतना कोई इश्यू नहीं है, दोनों भी कर देंगे तो आपको ऐसी बड़ी बात नहीं। तो सर जैसे 24 सर एक क्वेश्चन था यहाँ पर इसीलिए कि मैंने 24 जुलाई को जैसे ज्वाइन किया, तो 24 जुलाई से सेशन ही स्टार्ट होता है और सेशन कंप्लीट है 30 जून 2017 में, तो मुझे 24 दिन की भी अपार लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? नहीं जरूरत, नहीं जरूरत। ओके, वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं जरूरत है। उसके बाद जो है ये आता है फिर सेक्शन, तो इस तरह से आप सारी अपार लगाएंगे, अपार्स में ये लिखेंगे, ठीक है, मोर देन 80% वाला, और वहां से उसकी ग्रेडिंग कोड उठा के आप वहां पर कर देंगे, ठीक है। नहीं सर, एक चीज और थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं कि ये मतलब उसमें जो लास्ट अपार हम भरेंगे वो उसमें डेट अपने लास्ट वाली डालेंगे जब प्रमोशन ड्यू है उस डेट तक का? देखिए किसी भी अपार में जी किसी भी अपार में कहीं डेट नहीं आ रही है, ये एकेडमिक ईयर लिखा होता है 7-8, सिर्फ एकेडमिक ईयर यहाँ पे लिखना है, एकेडमिक ईयर लिखा होता है। ये जो डेट आती है ये सिर्फ पीबीएस में आती है, पीबीएस में असेसमेंट पीरियड बिल्कुल स्पेसिफिक होता है। असेसमेंट पीरियड इज स्पेसिफिक एंड यूनिक टू द टीचर, असेसमेंट पीरियड टीचर का चलेगा। एकेडमिक ईयर्स जो हैं वो तो फिक्स हैं, वो फिक्स है सर, वो सभी के सेम है एकेडमिक। थैंक यू सर। तो ठीक है ना, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, इसमें ये मैं बता दूं ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर वाली जो बात है, आपने अपार में उस पीरियड में अगर कोई रिफ्रेशर ओरिएंटेशन किया है उस पीरियड में अपार में, मतलब 7-8 है, 8-9 है, 9-10 है, 10-11, तो आप लिख दीजिए। अब जैसे मैंने 7-8 में नहीं किया तो मैंने 7-8 के अपार में नहीं लिखा, देखो मैंने खाली छोड़ रखा, लेकिन मैंने यहाँ उस पीरियड में किया तो वो मैंने लिख दिया। साथ में मैंने वो भी लिख दिया जो मैं काउंट करवाना चाहता हूँ, इसमें जो मैं चाहता हूँ कि इस पीरियड की इस प्रमोशन के लिए वो माना जाए, इवन दो इट इज बियॉन्ड माई असेसमेंट पीरियड। 2014 में किया मैंने, लेट किया था, तो लेकिन 31 दिसंबर 2018 से पहले, अब ये लिखा हुआ जिन लोगों के प्रमोशन 31 दिसंबर 2018 से पहले ड्यू हैं उन लोगों को मैंडेटरी नहीं है, मतलब उनकी एलिजिबिलिटी डेट शिफ्ट नहीं होगी अगर उनकी प्रमोशन डेट जो है वो उनका अगर रिफ्रेशर या ओरिएंटेशन आगे पीछे हो रखा है, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आपने नहीं किए उस पीरियड में, मान लीजिए 18 तक नहीं किया, आप बाद में कर लीजिए, अब कर लीजिए, वो आपके टोटल, मतलब फर्स्ट प्रमोशन में आपको 1 चाहिए, दूसरे प्रमोशन में 2 चाहिए, तीसरे प्रमोशन में 1 चाहिए, तो टोटल 4 रिफ्रेशर आपको अपनी लाइफ में चाहिए यूजीसी रेगुलेशन 2018 के हिसाब से। तो वो टोटल आपके देख लेंगे, है ना। तो आपने अगर 31 दिसंबर 2018 के बाद आप कर रहे हो तो कोई बात नहीं, प्रमोशन आपका ड्यू होना चाहिए 31 दिसंबर 2018 से पहले, उसके लिए आपने चाहे रिफ्रेशर बाद में। एक क्वेश्चन था सर, रिफ्रेशर कोर्स के अगेंस्ट तो वो एफडीपीज चल जाएंगी? अगर रिफ्रेशर कोर्स नहीं है तो उसके अगेंस्ट, मतलब उसके इन लिeu आप एफडीपीज चल जाएंगी, लेकिन वो टीचिंग लर्निंग सेंटर जो हैं, जो क्रिएट हुए हैं पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग के स्कीम के तहत, वही टीचिंग लर्निंग सेंटर, जैसे रामानुजन कॉलेज आपका है ही, आपका गुरु अंगद देव
टीचिंग लर्निंग सेंटर है खालसा कॉलेज का या हंसराज कॉलेज का, तो वो उसकी 14 दिन की 14 दिन की या 2 7 हफ्ते दिन की, की 2 हफ्ते की या 10 डेज, 2 वीक्स बोलते हैं, 2 वीक्स और 10 डेज हाँ। की एक, या 1 वीक 5 डेज की 2, वो इसके इक्विवेलेंट है एक रिफ्रेशर कोर्स की, या आपकी वर्कशॉप कोई भी टीचिंग लर्निंग सेंटर से की हुई सेम पीरियड की। सर एक मूक कोर्स भी इक्विवेलेंट रहेगा? देखिए मूक्स जो है वो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, इक्विवेलेंट है वो मूक्स भी। अगर आप ये इसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि रिफ्रेशर वो तो एक वो है, क्या नाम है, मैं आपको पीपीटी दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ अभी बीच में प्रोसेस में। जी सर। मूक भी इक्विवेलेंट है, मूक्स भी हैं उसमें, कि अगर मूक्स की हैं तो मूक्स भी इक्विवेलेंट है उसकी, तो पूरा है ही यूजीसी रेगुलेशन। इसमें मैंने डेस्कटॉप पे काफ़ी सारी चीज़ें वो हो गई हैं। कोई बात नहीं सर, बाद में आप आगे कंटिन्यू कर लें। ये क्या ये मिल गया मुझको। देखो यहाँ पे भी उन्होंने बोला हुआ है कि रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्स फॉर प्रमोशन अंडर कैश शैल नॉट बी मैंडेटरी, ठीक है जी। अब ये हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे बोलता है ये कि एक रिफ्रेश ओरिएंटेशन कोर्स होना चाहिए, ये एनी वन ऑफ दी कंप्लीट वन रिफ्रेशर रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स, और एनी 2 वर्कशॉप सिलेबस अपग्रेडिंग अपग्रेडेशन वर्कशॉप ट्रेनिंग एंड टीचिंग लर्निंग, और completed 1 MOOC course with e-certification और development of e-contents in 4 quarters। तो ये आपका जो है माना जाएगा, ठीक है। सेम चीज देखो यहाँ पर आपको दी हुई है, इसमें देखो ये दिया हुआ है यहाँ पर, और completed MOOC course in relevant subject with e-certification, तो बिल्कुल एक MOOC course जो है वो भी काउंट होगा। सर MOOC कोर्स का कोई ड्यूरेशन है सर? 7 डेज का? ना वो ऐसा होता है, ये लिखा हुआ देखिए, आप देखेंगे कि completed MOOC course in relevant subject with e-certification or contribution towards development of e-content in 4 quadrant, at least 1 quadrant minimum of 10 modules of a course, contribution towards development of at least 10 modules of MOOC course, ठीक है, या contribution towards conducting of MOOC course during the period of assessment। तो आपका कोई ऐसे इसमें MOOCs तो आप देखेंगे 4 क्वाड्रेंट होते ही हैं उसके, कि कंटेंट राइटिंग का होता है, वीडियो लेक्चर होता है, वो जो 4 कंटेंट हैं उसके वो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मतलब 4 एरियाज जो होते हैं उसके, वो एक MOOC माना जाता है। और सर इंडक्शन इक्विवेलेंट है ओरिएंटेशन के? इंडक्शन ओरिएंटेशन के इक्विवेलेंट है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफ्रेशर वाली बात हो गई, एडॉप पीरियड वाला काउंट हो गया। सर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था जी। मेरा रिफ्रेशर कोर्स नहीं है इस पीरियड में, तो आगे है पीरियड, जैसे मेरा प्रमोशन ड्यू जो हो रहा है वो 2014 में है सर, सॉरी 16 में है, ठीक है। तो उसमें रिफ्रेशर नहीं है असेसमेंट पीरियड में मेरे। कोई बात नहीं ना, मैंने अभी बताया ना, अगर आपका उसमें नहीं है तो उसकी वजह से आपका असेसमेंट पीरियड नहीं खिसकेगा। नहीं सर, मैंने बाद वाले हाँ जी बात में किया हुआ है, तो मुझे हाँ जी वो मेंशन करना चाहिए इसमें या नहीं करना चाहिए सर? नहीं, इस वाले मैंने कहा ना, अगर अब देखिए अपार में तो आप मेंशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपार में तो उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी उस पीरियड की, लेकिन आप पीबीएस में लिख सकते हैं जो आप काउंट कराना चाहते हैं। जैसे मैंने देखो ना, मैंने भी लिखा है कि भाई ये मैंने 2014 में किया था, जबकि मेरा पीरियड जो है वो 2013 में खत्म हो रहा है, असेसमेंट पीरियड 13 में खत्म हो रहा है, लेकिन मैं 14 में काउंट कराना, मतलब 14 में हुआ है उसको मैं काउंट कराना चाह रहा हूँ उस पीरियड के लिए, क्योंकि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है उस पीरियड की, असेसमेंट पीरियड की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है 31 दिसंबर 2018 से पहले जिन लोगों के प्रमोशन हुए। तो सर इसमें मेंशन करें हम,
जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, उसमें वो मेंशन कर दीजिए पीबीएस में, ताकि आपको भी क्लैरिटी रहेगी और वो आगे यूनिवर्सिटी में भी। ये एक्चुअली कॉलेज को तो हिसाब किताब रखना ही है ना कि अपने आपके पूरे सर्विस में कितने रिफ्रेशर और कितने वो किए। कई लोग इसको ऐसे ले रहे हैं कि पूरा एग्जाम्प्ट है 31 जी दिसंबर 2018 से पहले, लेकिन आप कई यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे तो उन्होंने चेंज कर दिया है। उन्होंने वो असेसमेंट पीरियड में एग्जामिशन नहीं है, ये एक तरह से एक्सटेंशन दी है उन्होंने कि मैंडेटरी नहीं है, असेसमेंट पीरियड में मैंडेटरी नहीं है। तो आप बाद में कर लीजिए चाहे, पर आप कर लीजिए। आप आज भी कर देंगे तब भी वो काउंट हो जाएगा। और सर जिन लोगों ऐसा का तो प्रमोशन 31 दिसंबर 2000, ऐसा क्यों? नहीं, मैं सर रिलैक्सेशन ये दिए। नहीं, ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऐसा तो नहीं है इसमें बाद की डेट का मेंशन करे तो वो डेट शिफ्ट कर दे उस डेट पर, प्रमोशन नहीं वो डेट नहीं शिफ्ट होगा कर ना। दे। अभी तो मैंने आपको दिखाया ना, देखो हाँ ये जी, वो देखो यहाँ दिखाया पर, दिखाया वो दिखाया ये मैंने आपने दिखाया सर। ना, हमारे इसमें लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर ओरिएंटेशन कोर्स एंड रिफ्रेशर कोर्स फॉर प्रमोशन ड्यू अंडर कैश शैल नॉट बी मैंडेटरी अप टू 31 दिसंबर। जब तक आप ये 31 दिसंबर 2018 तक आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपने उस पीरियड में क्यों नहीं किया, असेसमेंट पीरियड में क्यों नहीं किया। जी जी ठीक है, कोई आपको सिलेक्शन कमेटी ये नहीं कह सकती कि 31 दिसंबर 2018 के तक जो प्रमोशन ड्यू है कि आपने असेसमेंट पीरियड में क्यों नहीं किया। इस पीरियड के बाद अगर किसी का ड्यू है, इस पीरियड के बाद अगर किसी का ड्यू है और उसने नहीं किया उस अपने पीरियड में, मान लीजिए किसी का 2019 में ड्यू है और उसने नहीं किया, उसको सिलेक्शन कमेटी कह सकती है आपने नहीं किया। लेकिन एट द सेम टाइम सिलेक्शन कमेटी चाहे, स्क्रीनिंग कमेटी चाहे तो उसको टाइम दे सकती है करने का कि आप इतने दिन में कर दीजिए, जो भी पीरियड उसने 4 महीने बाद किया, 3 महीने बाद किया। ठीक है जी, वो रिलैक्सेशन उसको भी दी जा सकती है, पर वो कंटिजेंट है स्क्रीनिंग कमेटी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आप एज ए मैटर राइट क्लेम कर सकते हो 31 दिसंबर 2018 से पहले। जी जी, थैंक यू सर। हाँ, तो ये आपका हो गया जी। इसके बाद आती है B2 की एक्टिविटी। जितनी भी आपकी ये एक्टिविटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, जितनी कमिटीज हैं, इट इज़ बेटर कि वो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज हैं जो स्टाफ काउंसिल की हैं, वो आप यहाँ डाल दें। क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ड्यूटीज, वो आप इसमें बी में डाल दें। अच्छा, इन्विजिलेटर तो आप रहे ही हैं सब जगह, है ना, तो वो आप डाल ही सकते हैं। इवैल्यूएशन जो है अगर आपने की है तो वो आप डाल सकते हैं, वो एक सेपरेट सर एक्टिविटी हो इसमें ये जाएगी। था कि जैसे इवैल्यूएशन भी हमने करी है, पेपर सेटिंग भी करी है, तो क्या तीनों रिक्वायर्ड तीनों तीनों अलग अलग एक्टिविटी। आपने इन्विजिलेशन की है वो अलग एक्टिविटी है, आपने पेपर सेटिंग की है वो अलग एक्टिविटी है, आपने इवैल्यूएशन की है वो अलग एक्टिविटी है। तो तीनों अलग सर एक्टिविटी काउंट होंगी। जी सर, एनी प्रूफ्स टू बी अटैच्ड अलोंग विद दिस? देखिए ऐसा है, इन्विजिलेशन ड्यूटी के लिए तो आप प्रूफ तो कुछ नहीं है, वो कॉलेज ही सर्टिफाई कर देगा। ठीक है, और जो इसकी जो है इन्विजिलेटर, ये जो एवेल्युएशन वाली है, उसमें अगर आपका कोई उसके लिए आपसे प्रूफ मांग सकते हैं वो चाहे तो। आपको कोई भी लेटर आया हो एवेल्युएशन का, या कोई भी आपने वहां से, कई लोगों ने अब सेंटर में जाके वेरीफाई करवाए हैं, जिस अच्छा, पे तो जहाँ पे सर ये इवैल्यूएशन आप किया है उस सेंटर की डिटेल लेके उन्होंने कराया है इवैल्यूएशन, मतलब। पर मैं ये कह रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ कि आपकी अगर एक्टिविटी उस साल में अगर एक एक्टिविटी भी हो गई है, आपको इतने प्रूफ इकट्ठे करने की जरूरत क्या है? ये स्क्रीनिंग कमेटी है, एक एक्टिविटी के बाद भी आपको सेटिस्फैक्टरी मिल जाना है आपको B2 में, और B1 में आपको गुड मिल जाएगा 80% से ऊपर। तो गुड और सेटिस्फैक्टरी मिला के ओवरऑल ग्रेडिंग आपकी गुड ही हो जानी है। तो इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें बस ये एक्चुअली कि अगर प्रूफ ना दें तो रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा फॉर्म? देखिए ये सारा कॉलेज के यूपर डिपेंड करता है। ये कॉलेज में आप लोगों उनको कोई एक समरी बनानी है और जो भेजनी है वहाँ पर, ठीक है, यूनिवर्सिटी भेजनी है। यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट्स आने हैं, उन्होंने बस साइन करके चले जाने हैं, जो देखेंगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट इनकी फुलफिल है कि नहीं। मैं वही कह रहा हूँ परेशान ना हुई है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर एक भी एक्टिविटी की हुई है, सोचो ना, आपने अगर एक भी एक्टिविटी की हुई है तो वो आपका सेटिस्फैक्टरी हो गया। और जब आपने टीचिंग आपका गुड है ही, तो ओवरऑल तो ग्रेडिंग गुड ही होगी ना। अब आप 3 कायदे से एक साल के अंदर 3 एक्टिविटीज के बाद आप चाहे 4 करो या 40 करो, उसका एक ही वेटेज है। जी सर। तो उसमें कोई पहले हुआ करता था, लोग पॉइंट्स के चक्कर में और ज्यादा इकट्ठे करते जाते थे, अभी तो वो बराबर ही हैं। तो आपकी उसकी प्रूफ वाली लग गई, आपने कमिटीज में थे, आपने वो प्रूफ लगा दिया, आप एज ए मेंबर कहीं काम कर रहे थे वो भी लगा दो आप, वो भी एक एक्टिविटी है। जरूरी थोड़ा ना कि जो कन्वीनर होगा वही हर जगह होगा, मेंबर के नाम से भी यू कैन डू इट। ठीक है,
जितनी भी लेकिन स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, कहीं ट्रिप पे लेके जाते हैं बच्चे को, या कुछ और कोई भी एक्सटेंशन एक्टिविटी करते हैं, वो आप सारी सी में डाल देंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर मोटे मोटे तौर पे मैं बताऊं ना, अगर तो जो डिपार्टमेंटल कमिटीज बनती है ना, वो सी में आ जाएंगी, और जो स्टाफ काउंसिल की कमिटीज हैं वो ए में आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपने डिपार्टमेंट का कोई फंक्शन कराया है उसको इसमें डालिए, यहाँ पे एक्टिविटी में। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स, आपने जो ऑर्गेनाइज कराया है, आपने पार्टिसिपेशन नहीं, ऑर्गेनाइज जो कराई है, कोई कॉन्फ्रेंस कराई है, कोई सेमिनार कराया है, आप कोऑर्डिनेटर थे, आप ऑर्गेनाइजिंग टीम में थे, वो सब ऑर्गेनाइजिंग पार्ट है। तो बेसिकली किसी ना किसी सब कॉलेजेस कुछ ना कुछ कराते ही हैं, वो सारे वो एक्टिविटी में सारे टीचर्स को बता सकते हैं कि भाई देवर ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार कैन बी पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट। अच्छा, दूसरा ये जो जी पार्ट है, ये लिखा हुआ है एटलीस्ट वन पब्लिकेशन, ये ऐसे ही लिखा हुआ है एटलीस्ट वन से, इसका मतलब ये नहीं है ये 7 एक्टिविटीज ही हैं आपकी जी तक, ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 एक्टिविटीज हैं। इन 7 एक्टिविटीज में से आपको मतलब ये इसके अंदर बहुत सारी, एक एक्टिविटी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती हैं, मतलब अलग अलग, ये अलग अलग एक्टिविटीज भी हैं। ठीक है जी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये भरना ही भरना है कॉलम जी वाला, ये खाली भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब ये देखिए इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने एक ही एक्टिविटी दिखाई है, मैंने क्योंकि मैं एडहॉक पीरियड में था वहाँ पे, तो मैंने ज़्यादा कुछ एक्टिविटी दिखाई नहीं, सिर्फ इन्विजिलेशन की एक्टिविटी दिखाई है, एक एक्टिविटी मेरी ये सेटिस्फैक्ट्री हो गई, मेरी ग्रेडिंग B2। और 8 में भी ऐसे ही रहा, क्योंकि मेरा ये 3 साढ़े 3 ये मेरे 4 अपार जो हैं ये ऐसे ही जा रहे हैं सेटिस्फैक्ट्री में। उसके बाद मेरा जो है ये साहिल जी, शायद आपके वहां से आवाज आ रही है, पता नहीं पीछे से कुछ मैं तो ये देखिए, ये तो ये 11-12 की गुड है, 12-13 की गुड है। अब ये देखो मैंने क्या किया, ओवरऑल ग्रेडिंग को कैसे किया, ये मेरी गुड है, और टीचिंग मेरी जो थी वो उसकी समरी तो मैंने बनाई दी थी पहले, मतलब वो गुड थी, ये वाली देखिए ना, टीचिंग वाली तो मेरी ये गुड थी ही, गुड 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 गुड, ये गुड 6 गुड थी। लेकिन जो मेरी B2 एक्टिविटीज हैं वो सेटिस्फैक्ट्री सेटिस्फैक्ट्री सेटिस्फैक्ट्री, 4 सेटिस्फैक्ट्री और 2 गुड है। अब पहले साल का मैं देखूंगा कि इसका सेटिस्फैक्ट्री 7-8 का, और टीचिंग में गुड 7-8 में, तो मेरी ओवरऑल बन गई गुड, B1 B2 की गुड बन गई, और 8-9 की भी मेरी गुड बन गई, 9-10 की भी मेरी गुड बन गई, 10-11 की भी गुड बन गई। तो मेरी चाहे सेटिस्फैक्ट्री था मेरा एक एक्टिविटी की वजह से, देखो यार, चाहे 5 एक्टिविटी मैंने कर दी, आई मेरी ओवरऑल ग्रेडिंग गुड ही, तो कितनी हो गई ये ग्रेडिंग, 6 हो गई, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया कि 6 मेरी जो है नंबर ऑफ ग्रेडिंग गुड जो है वो 6 है, और सेटिस्फैक्ट्री मेरी 0 है। तो ये मेरी PBS में मैंने असेसमेंट कर दी अपनी कि मेरी ये इतनी ग्रेडिंग है। इसके बाद आपने उस पीरियड का बेसिकली डिटेल लिखनी है, कुछ उस पीरियड में आपने कोई मेंबरशिप ली एडिशनल, या कोई और डिस्टिंक्शन ली, या कुछ और किया, बाकी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं वो तो सेम ही रह जाएंगे सब जगह पे। और अरुण जी, एक चीज दोबारा से थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, ये ऊपर जो हमने कैटेगरी लिखी थी A से लेके G तक थी, जो इनमें जिनमें हमें एक्टिविटीज मेंशन करनी है, ये तो किसी एक ही कैटेगरी में भी मान लीजिए मेरी 5 एक्टिविटीज आ जाती हैं, तब भी वो 5 ही मानी जाएंगी, तब भी 5 मानी जाएंगी। ओके, बिल्कुल। ये तो फिर बाकी चाहे मैं भरूं ना भरूं चलेगा, एक्टिविटीज कैन बी अक्रॉस एंड विद इन दी एक्टिविटीज हेडिंग्स। ओके, ठीक है, तो कोई एक फील्ड भी अगर मैं भरता हूँ उसमें 5 अगर हो जाती है मेरी, कुछ भी हो जाती है, दूसरा मतलब बाकी देखिए, मान लीजिए ऑप्शनल हो जाएगा मेरे लिए भरना ना भरना, है ना। मैं आपको अपार दिखाता हूँ, इस अपार में देखो मैंने, ये मेरा टीचिंग का आ गया, अब मेरा ये देखो खाली है, ए मेरा खाली है, 7-8 का ए खाली है, सिर्फ ये लिखा हुआ है इन्विजिलेशन ड्यूटी लिखा हुआ है, बाकी मेरा सारा खाली है। ठीक है, सारा खाली है, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ एक्टिविटीज कवर्ड 1, और ओवरऑल ग्रेडिंग होगी इसकी B2 की सेटिस्फैक्ट्री। इसको मैं ले गया यहाँ पे मैंने उसको एक ही लिखा एक्टिविटी को, ये लिखा 1 और सेटिस्फैक्ट्री, तो उससे नहीं फर्क पड़ता कुछ, बाकी खाली है खाली हो जाए। अब मान लीजिए मैं इसमें चाहता
तो और लिख देता मैं इसमें ये इन्विजिलेशन की बजाय यहीं पे अगर मैं लिख दूं मान लीजिए कि इवैल्यूएशन, तो वो एक एक्टिविटी और हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं लिख दूं कि भाई पेपर सेटिंग, ठीक है, एक्टिविटी पेपर सेटिंग, तो वो एक एक्टिविटी और हो गई, तो 3 एक्टिविटी हो जाएंगी। फिर मैं उन 3 एक्टिविटीज को, अच्छा कई लोग पूछ रहे हैं इंटरनल असेसमेंट। देखिए इंटरनल असेसमेंट में आप एक तरह से आपने उस टाइम होम एग्जामिनेशन होता था, उसमें पेपर सेटिंग भी करते थे, और इवैल्यूएशन बेसिकली अगर आपने किया तो वो इवैल्यूएशन आपको दोबारा से 1 साल में एक एक्टिविटी का एक ही बार तो देगा ना। अगर मान लीजिए आपने डिसिप्लिन का कोई काम किया, कन्वीनर थे, आपने एक बच्चे को सस्पेंड किया, तो आप ये एक्टिविटी थोड़ा बोलोगे एक मैंने किया 4 बच्चों को सस्पेंड किया तो 4। तो इन्विजिलेशन एक्टिविटी अगर आपकी पूरे साल में की है, तो वो होम एग्जामिनेशन में की हो या आपने एनुअल एग्जामिनेशन में की हो, तो एक ही एक्टिविटी बन जाएगी। इवैल्यूएशन आपने किया उस साल में। अच्छा, व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल एग्जामिनर? जैसे हमारे उसमें कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स, मैथ्स में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो हम वो है ना एक्टिविटी है वो। देखिए वो कोई भी ऐसी प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो एग्जामिनर दूसरों से एक्टिविटी हो अलग है, जाएगा। हाँ बिल्कुल वो एक सेपरेट जी। एक्टिविटी है। ठीक है, ओके। पर वो आपने इवैल्यूएशन अगर आपने की है उसमें, ठीक है, एग्जामिनर, आप एग्जामिनर है ना, एज ए एग्जामिनर गए हैं ना, तो एग्जामिनर आपने बाकी किया, आपने और लोग औरों का नहीं किया होगा, आपने अगर वो भी किया तो वो एक ही एक्टिविटी मानी जाएगी। मेरा मतलब है 1 साल में एक ही एक्टिविटी होती है ये। ठीक है, अब जैसे टीचिंग है तो टीचिंग पूरे साल की एक ही एक्टिविटी है ना, जो आपने 80% एंड अबव लिखा। इवैल्यूएशन आपने पूरे साल में अलग अलग जगह पे किए, अलग अलग चीजों को किया, लेकिन वो इवैल्यूएशन एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहे, क्योंकि ग्रेडिंग आपको पूरे साल की मिल रही है। ठीक है जी, ये देख लीजिए सर। और ये जो है आपका वंस इट इज बीइंग फिल्ड, ये जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है ये भी आपकी असेसमेंट पीरियड की होगी। और यहाँ पे आप जो लेटर एनक्लोजर्स हैं, आप एक काम कर सकते हैं कि पीबीएस एक भर लीजिए, उसके साथ अपार लगाइए, डॉक्यूमेंट्स अपार में लगा दीजिए आप, क्योंकि बार बार रिपीटिशन होगा, फिर लगाएंगे तो अपार में डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। या उसके साथ अपार लगा दीजिए, लास्ट में एक लिस्ट ऑफ एनक्लोजर लगा दी, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप ये कर सकते हैं आप कि आपने ये जो एनक्लोजर्स लगाए, पहले अपार लगा दी सारी एनक्लोजर में पीबीएस के साथ, और फिर वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो भी लगा दें आप सारे। ठीक है, या आप अपार के साथ जो है डॉक्यूमेंट्स लगा दें, है ना, वो भी आप कर सकते हैं। बताइए, तो ये मतलब ये था। और कुछ पूछना चाहते हैं सर? एडहॉक पीरियड के लिए वो पूछना चाहते हैं एक बार कमलेश सर कि सर जैसे मैंने पीजीडीबी कॉलेज में किया हुआ है, तो मुझे वहां से क्या लेके आना होगा? कोई रोल है क्या पीजीडीबी कॉलेज का एडहॉक का? देखिए 2 चीजें हैं सर। इसमें आपका कॉलेज भी आपको दे सकता है, ठीक है, आपका अगर आपके सर्टिफिकेट, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपका प्रेजेंट टीआईसी आपको वेरीफाई कर देता है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। कई कॉलेजेस दे भी रहे हैं, कई दोनों तरह की समस्याएं हैं। और मैंने देखा यहाँ पर तो टीचर ही टीचर का वो बना हुआ है, मतलब रोकने वाला। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल्स और वो तो यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटीज हैं उनके अलावा अगर देखो तो वो टीचर दूसरे टीचर को सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं होता, पता नहीं क्या समस्या है। उसमें तो हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप उस कॉलेज से भी लेके आ सकते हैं अपना सर्टिफिकेट, वो अपार भरवा के ला सकते हैं, अपार भरवा के ला सकते हैं, मतलब भर के वहां से साइन करा लाइए। अगर वो नहीं कर रहा तो आप उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से अपने कॉलेज का टीआईसी, प्रेजेंट टीआईसी भी उसको कर सकता है। कई कॉलेजेस ने ये अरेंजमेंट नैक के थ्रू किया हुआ है, आईक्यूएसी के जो कन्वीनर हैं वो कर रहे हैं, तो उनको आप सर्टिफिकेट दे दीजिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो भी वेरीफाई कर सकते हैं। नैक के जो आईक्यूएसी है, दे कैन ऑल्सो, जो असेसमेंट के लिए जो हमारे हर कॉलेज में इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल बना हुआ है, उसके कन्वीनर हैं, वो कर सकते हैं इसको वेरीफाई। तो ऐसा कुछ नहीं है सर। हमारे यहाँ दोनों एक ही हैं, प्रमोशंस का और उसका आईक्यूएसी दोनों एक ही हैं, और थोड़ा सा फिर हो जाएगा मुझे लगता है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी हो वो मल्टीपल, ऐसा कुछ नहीं है कि आईक्यूएसी वाला है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है ना उस पीरियड का। हाँ, अगर वो, मेरी बात सुनिए ना, अगर आपका पुराना कॉलेज आपको दे रहा है, अगर वो अपार साइन कर रहा है तो नथिंग, कोई रुक नहीं सकता। अगर वो नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, तो उसमें आप उनसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाके अपना, किसी कॉलेज को तो कॉपरेट करना पड़ेगा, या तो अपना कॉलेज करे
या और मुझे लगता है अगर दूसरा कॉलेज नहीं कर रहा तो भाई अपना कॉलेज को तो करना चाहिए, क्योंकि उसको ये चीज तो पता है कि अगर टीचर पढ़ा के आया है और उसको वो लेके आया वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे कोई रिमार्क नहीं है एडवर्स, तो इसका मतलब उसका गुड ही था वहां पे। तो देखें तो इट वुड बी सर, ये सफिशिएंट होगा कि अगर मान लीजिए एक लेटर पे हम उस दौरान हमने, मान लीजिए मेरा पुराना कॉलेज आरएलए था, तो आरएलए में मैं उस दौरान मैंने इन्विजिलेशन किया, मैं सारे मार्क कर देता हूँ उसमें कि इन्विजिलेशन किया, और भी मतलब जो अदर एक्टिविटी कमेटी में मेंबर रहा, इन कमेटी में मेंबर रहा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप कुछ चीजें ज्यादा जितनी लिखोगे ना उतना ओनर्स आप पे लाई करेगा। आप उतना, या तो अगर आप इतनी सारी चीजें लिख रहे हो तो फिर उसका सर्टिफिकेट ले आए वहां से। सिर्फ टीचिंग और इन्विजिलेशन एक दो मैं चीजें ऐसी मानता हूँ कि अगर आप उस पीरियड में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आप रहे हैं, उस पीरियड में एकेडमिक कैलेंडर ये दिखा रहा है कि आपको समर सैलरी पे की है और उसमें आप पीरियड पे रहे हैं वहां पर, तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि आपने इन्विजिलेशन ड्यूटी की है और उसको कोई भी प्रेजेंट टीआईसी भी साइन करने से कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे उसको कि मैं इस कमेटी में उस कॉलेज में रहा था और आपके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है, तो देन ऑब्वियसली दिस टीआईसी विल आल्सो से हाउ कैन आई सर्टिफाई कि तुम मार रहे हो। या वो सर्टिफिकेट दे वहां से, पुराना कॉलेज उसका सर्टिफिकेट दे, अगर वो सर्टिफिकेट दे रहा है फिर दिस प्रेजेंट टीआईसी कैन आल्सो साइन इट ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टिफिकेट। तो वो साइन प्रिंसिपल के कराने होंगे या टीआईसी के, कॉलेज टीआईसी, वो जो उस वक्त डिपार्टमेंट के टीआईसी जो है, देखिए आप टीआईसी कर दे और एक स्टैम्प मार के देते कॉलेज की। अच्छा, ओके। टीआईसी दे दे सर्टिफिकेट और उस पे स्टैम्प मार के दे दे कॉलेज की, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हैं। ओके सर, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर शुड कोऑपरेट ईच अदर। एक कोई इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा है एक टीचर दूसरे टीचर से। मैं बल्कि सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया इसमें हेल्प करो एक दूसरे टीचर की, और जिसको जो सर्टिफिकेट चाहिए दे दो यार। इतने दिन से रुके हुए हैं लोगों के प्रमोशन, क्या परेशानी है करने में। सर एक चीज और पूछना चाह रहे थे, फर्स्ट प्रमोशन जो है वो फर्स्ट स्टेज होगा ना, मतलब जैसे अपार फॉर स्टेज फर्स्ट? नहीं, आप एक मिनट में आपको ये दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं शेयर कर दूं स्क्रीन अपनी? बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि भाई स्टेज 1 में मैं आ गया, पहला प्रमोशन हो गया तो मैं स्टेज 1 में आ गया। नहीं जी, आप स्टेज 1 में तो आप जब एंटर किया आपने तभी थे। ये देखिए चार्ट, स्टेज 1 आप एंट्री लेवल पे ही स्टेज 1 में हैं। जब आपने नौकरी ली तो यू आर ऑलरेडी इन स्टेज 1, और उसको बोलते हैं 6000 का एजीपी, या बोलते हैं एकेडमिक लेवल 10। ओके सर, तो जो स्टेज 2 है, जी जो स्टेज 2 है वो सीनियर स्केल का है। मतलब जब आपका पहला प्रमोशन होगा तो यू विल बी प्रमोटेड फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2। मतलब 6000 से 7000 पे जाएंगे आप, और वो आप सीनियर स्केल में प्रमोट होंगे। तो स्टेज और एकेडमिक लेवल 11 में चले जाएंगे। स्टेज 3 जो है, वो जो सेकंड प्रमोशन है वो स्टेज 2 से स्टेज 3 का है। स्टेज 2 से स्टेज 3 का है, मतलब सीनियर स्केल से सिलेक्शन ग्रेड में जाएंगे, 7000 से 8000 में जाएंगे। इसीलिए देखिए अपार के ऊपर जो लिखा होगा ना वो डिफरेंस होगा। आप अपार के ऊपर तो लिखा होगा क्योंकि सब देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज 1, मैं स्टेज 1 में हूं तो इसलिए ये अपार भर रहा हूं। लेकिन देखिए प्रमोशन के लिए मैं ऊपर क्या लिखा है, पीबीएस के ऊपर क्या लिखा है, फॉर कंसिडरेशन फॉर प्रमोशन टू असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज 2। तो मैं अपार स्टेज 1 की मैं अपार भर रहा हूं, स्टेज 1 की मैं अपार भर रहा हूं। किसके लिए? प्रमोशन लेने के लिए दूसरी स्टेज में। ठीक है, ओके सर, ओके। हाँ, तो इसमें अपार में हमें स्टेज 1 ही डालना है, असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज 1। हाँ, अपार में देखिए ना, ये जो आपके फॉर्मेट हैं वो आप जो आप सैंपल देखेंगे तो सैंपल के ऊपर लिखा ही हुआ है। देखिए ना, फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रमोशन टू स्टेज 2 एंड स्टेज 3। प्रमोशन टू स्टेज 3 आएगा, 2 एंड 3 आएगा ना। मतलब आप अभी तो स्टेज 1 में ही एंट्री ली ना आपने, अब स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाएंगे, स्टेज 2 से स्टेज 3 में जाएंगे। तो पहले दो प्रमोशन है, दे प्रमोट, फर्स्ट प्रमोशन प्रमोट्स यू फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2, सेकंड प्रमोशन प्रमोट्स यू फ्रॉम स्टेज 2 टू स्टेज 3। देयरफॉर यू विल फाइल द प्रोफॉर्मा अकॉर्डिंगली। आप पहला प्रमोशन अगर आपका हो रहा है तो आप पीबीएस पे लिखेंगे प्रमोशन टू स्टेज 2, स्टेज 3 हटा देंगे,
और अपार भरेंगे उसकी, तो अपार पे आप लिखेंगे स्टेज 1, क्योंकि आप उस टाइम हैं स्टेज 1 में, आप प्रमोट नहीं हुए हैं, तो इसीलिए वो स्टेज 1 की अपार है। जब आप प्रमोट हो जाएंगे तो अपार भरेंगे स्टेज 2 की, और पीबीएस भरेंगे स्टेज 3 के लिए, फॉर प्रमोशन टू स्टेज 3। सो दिस इज द डिफरेंस। ये समझना, टेबल को समझना बड़ा जरूरी है। जी सर एक क्वेश्चन और ये था। एकेडमिक लेवल 14 है, ये 13 नहीं है, 14। सर प्रोफेसर सर एक अरुण सर, क्वेश्चन और था। जी। सर जो हमारे अपार फॉर्म है उसमें एक पॉइंट नंबर 9 है जिसमें है डेट ऑफ लास्ट अपॉइंटमेंट स्लैश प्रमोशन, तो इसमें हमें अपनी एडहॉक वाली अपॉइंटमेंट डेट डालनी है। देखिए बिल्कुल, आप जो परमानेंट अपार वाली भर रहे हो उस साल की, तो उस साल में आप जब आपने जो अपॉइंटमेंट ली एडॉक की वो लिखेंगे। लेकिन जब पीबीएस भर रहे हैं आप, पीबीएस में तो प्रमोशन ही जब मिलेगा जब आप परमानेंट हो गए, तो उसमें लास्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट परमानेंट की आएगी यहाँ पर। सो सर फॉर पीबीएस में एवरी अपार फॉर्म फॉर एवरी ईयर हमारी ये डेट उस ईयर के एडहॉक अपॉइंटमेंट की डेट होगी। हाँ, वैसे आप उसमें इट डजंट मैटर, वो लिख सकते हैं आप चाहे तो। आप जो उस कॉलेज में कंटिन्यूएशन में है, बेसिकली टेक्निकली तो देखिए वो सही बोल रहे हैं आप कि जिस उस पीरियड में आपकी फ्रेश अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ तो वो आप लिख दीजिए। नहीं तो आप उस कॉलेज में जैसे मान लीजिए 4 साल से हैं तो वो कंटिन्यूएशन चला ही आ रहा है ऑलमोस्ट, तो वो पहली वाली जब अपॉइंट हुआ था तो वही लिख दीजिए आपको, तब भी कोई इशू नहीं है। सो द डे व्हेन वी अपॉइंटेड एज एडहॉक, हाँ वो लिख सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत वो नहीं। भी लिख सकते हैं। देखिए मेन अच्छा एक चीज, हाँ, जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो टीचर की कॉलेज के अंदर वो परमानेंट से ही होती है वैसे, इसीलिए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप एडॉक का हर साल का एडॉक लिख दीजिए अपार में, या पहला वाला जो था वो लिख दीजिए, तो वो भी कोई इशू नहीं। ठीक है सर। और अच्छा सर एक चीज और इसी में छोटा सा क्वेश्चन मेरा, जैसे परमानेंट हो गए उसके बाद की जो अपार वाली है उसमें क्या डेट रहेगी सर? परमानेंट आई थिंक सर, हाँ आ गए सर। हेलो हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी। वो गलती से वो हो गया था। बताइए मैम कुछ। सर मैं पूछ रही थी जब परमानेंट हो गए उसके बाद वाली जो अपार है उसमें फिर परमानेंट वाली डेट डाल दें। जब आप क्या हो गया, परमानेंट की बात जो अपार होगी उसमें परमानेंट वाली डेट डाल दें, जैसे हम लोग हाँ ये कहना ये हाँ, चाह रहे हैं। जब परमानेंट हो गए, जब परमानेंट हो गए उस अपार में तो फिर परमानेंट ही चलेगा। ठीक। तो हम लोग सर जैसे नवंबर 2015 में परमानेंट हुए थे, तो अब जो 2016-17 की अपार होगी उसमें हाँ परमानेंट। उसमें वो नवंबर। ठीक। अच्छा एक चीज और सर, ये जैसे आपने बताया कि 6 साल में वालों के लिए, जैसे जिनका एमएससी है या एमसी है उनके लिए 6 साल पे जाएगा पहला प्रमोशन, है ना? हाँ जी हाँ जी। और उसमें आप बोल रहे थे कि 4 अपार जो है वो सफिशिएंट है। नहीं, अगर देखिए पहले 6 साल है, अगर हाँ 6 साल में आपका हो रहा है तो हाँ 6 में 5 अपार लगेंगी, अच्छा गुड 6 होनी में चाहिए। 5, ओके। लगेंगी तो 6 ही अपार, लेकिन हाँ हाँ 5 अपार गुड होनी चाहिए। गुड होनी अगर चाहिए, आपका ओके 5 साल का पीरियड है तो 5 में 4 अपार जो है वो गुड होनी चाहिए। तो 6 साल में ठीक 6 है। ही लगेंगी, जिस पीरियड में 5 है तो 5 लगेंगी, 4 है तो 4 लगेंगी। तो एमटेक एमफिल एक ही इक्विवेलेंट है ना वैसे, जितना मेरे हाँ वो 5 साल पे था होगा। आपके यहाँ एमटेक एमफिल जो है उसका इक्विवेलेंट ही है वो। ओके, तो उसमें 5 साल के बेसिस पे ही होगा, 4 तो पीएचडी की हाँ, होगी। क्योंकि एंट्री लेवल पे तो ये उसमें लिखा हुआ है कि एमटेक विल बी इक्विवेलेंट टू एमफिल, यस, और 5 साल ही होना चाहिए। ओके ठीक है सर। और ठीक है बाकी जी। आप लोग कोई और क्वेश्चन पूछना चाहें सर से तो? सर मेरा वही जैसे मैंने आपको शुरू में बताया मैटरनिटी लीव वाला केस है, सो 6 हाँ मंथ 2017। उसका मैं 1 मिनट बता देता हूँ आपको, उसका मैं बता देता हूँ, एक सैंपल दिखा देता हूँ आपको मैं कि जो भी ऐसा पीरियड हो। 1 मिनट रुकिए बस। Give me a second. आपको एक वो दिखा देता हूँ, एक हमारे कलीग हैं
वो अगर उसमें कैसे लिखेंगे, मतलब अगर आप पूरा ही पीरियड गायब है अगर आपका, तो वो कैसे लिखेंगे आप, है ना? सर नहीं, पूरा पीरियड तो नहीं, वही मतलब 6 महीने का जो पीरियड है, मतलब 2016 से 17 वाला जो ईयर होगा उसमें जो मतलब फरवरी 17 से जून 17 वाला जो है वो गैप है। नहीं नहीं, वो तो छोड़ दीजिए आप, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उसको आपने 80% ही लेना है एक्टिविटी, वो तो कहीं वो तो आप एक्स्ट्रिक्ट मार्क लगा के आप बता दीजिए कि मैं इतने पीरियड में वहां रही हूँ, है ना? ठीक है, ठीक है। हाँ, वो अगर पूरा ही पीरियड गायब है, अगर वो पूरा साल गायब है, तब मैं बोल रहा था कि वहां पे आप लिख दीजिए एक्स्ट्रापोलेटेड, ठीक है? हम्म। वो एक्स्ट्रापोलेशन का आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, टीचिंग गुड ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्स्ट्रापोलेटेड, एक्टिविटीज में डैश छोड़ दीजिए, लिख दीजिए एक्स्ट्रापोलेटेड। तो वही आपको दिखाना चाह रहा था कि किसी का स्टडी लीव भी है या वो भी है, तो उसमें आप ये ऐसे लिख सकते हैं। और किसी की कोई क्वेरी है? हाँ जी सर, एक था कि मैंने जैसे जुलाई 13 में ज्वाइन किया एज एडहॉक, और उसी एकेडमिक सेशन में मैं मार्च 14 में परमानेंट हो गया सर, तो मुझे कौन सी डेट डालनी चाहिए सर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एडहॉक की? दोबारा बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? सर मैं जैसे हमारा एकेडमिक सेशन है जुलाई 13 से 14, 2013 टू 14, ठीक है सर। मैंने जुलाई में ही एज ए डॉग ज्वाइन किया 24 जुलाई को, और मार्च 14 में मैं परमानेंट हो गया सर, तो कौन सी डेट डालनी चाहिए सर अपॉइंटमेंट? उसी कॉलेज में हो गया परमानेंट? हाँ सेम कॉलेज में सर। हाँ, तो आप वो कोई बात नहीं, अपार तो आपकी ये जो आपकी 2000 कौन सा ईयर बताया था आपने, जुलाई 13 14, जैसे जुलाई 13 में मैंने तो 13-14 की अपार लगेगी आपकी। हाँ 13-14 की अपार में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कौन सी भरेंगे सर, एडॉक की भरेंगे या परमानेंट वाली भरेंगे? नहीं, लास्ट वो परमानेंट की आ जाएगी, परमानेंट की आएगी सर। डेट ऑफ लास्ट अपॉइंटमेंट पूछ रहा है ना? नहीं तो डेट ऑफ लास्ट अपॉइंटमेंट तो सर अपार तो के लिए 24 जुलाई होगी ना सर, 24 जुलाई मतलब जुलाई 13 होगी क्या? नहीं ऐसा है, 24 जुलाई को आप एडहॉक लगे, ठीक है सर, परमानेंट हुए उसी ईयर में हो गए। हाँ मार्च 14 में 14 में मार्च 14 में हो गए। 30 जून 2014 को आप अपार भर रहे हैं। जी तो आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट अपॉइंटमेंट आपकी कब हुई, तो आप बताएंगे ना कि मार्च में हुई। अच्छा ओके, परमानेंट की डेट आएगी सर वहां पे, परमानेंट की डेट आएगी उसमें। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी की सर आपका कोई सवाल? सर एक मेरा थोड़ा वैसा सवाल है, एक्चुअली रिसेंटली मैंने अपना नेम चेंज किया था, तो जो मेरे पुराने मतलब इसी ईयर, तो जो मेरे पुराने अपार्स हैं इसमें नया नेम लिखना चाहिए कि पुराना? शादी हो गई थी क्या आपकी? हाँ जी, शादी तो खैर पहले हो गई थी, नेम चेंज अब किया था। तो क्योंकि ये तो कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, आप जो अभी प्रेजेंट है वो लिखिए अपना नाम आप सब जगह पे, पुराने अपार्स में भी, है ना सर? हाँ, और क्या, वही लिखिए। ठीक है सर। तो हाँ पूछो कोई बात नहीं, जो भी पूछना पूछ सर। अरुण सर, प्रमोशंस का तो नहीं, एक क्वेश्चन मेरा और है, अभी पर्सनल है पीएचडी का। अभी मुझे लास्ट ईयर अवार्ड हुआ है सर, तो उसमें इंक्रीमेंट जो लगना है सर, उसमें कंफ्यूजन है कुछ कॉलेज को। वो कहते हैं इनिशियल वाले से पीएचडी का है, उससे रिलेटेड अवार्ड लास्ट ईयर हुआ था। अच्छा, तो इंक्रीमेंट चलिए ये तो फोन पे कर लेते हैं बात। डन, थैंक यू सर, ठीक है ज्यादा अच्छा, ठीक है सर। तो ठीक है। और सर बाकी मैं अभी आपको, हाँ इसके रिगार्डिंग अभी मैं आपसे बाकी फिर फोन पे बात करता हूँ एक बार। ठीक है। आई थिंक दिस इज इनफ एंड थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, थैंक यू। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, कोई होगा ना तो आप तसल्ली से देख लीजिएगा। श्योर सर, श्योर दैट वुड बी गुड। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। दोनों जगह नहीं है अभी तो। ठीक है भव्य मैम, हम अभी मीटिंग ऑफ कर लेते हैं, हाँ जी ठीक है ना? और पप्पू सर ने तो